हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 1 में टॉपिक पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन इन मेजरमेंट। मोल कंसेप्ट पढ़ चुके हैं इससे पहले, जिसमें 3 डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी। नंबर ऑफ मोल्स निकालना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना और गैसियस सिस्टम को सोल्व करना। इसके बाद मेजरमेंट में अगला टॉपिक आता है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी बहुत बार सुना भी होगा। एक्यूरेसी क्या होता है? जैसे मैंने किसी भी सब्सटेंस का वेट कैलकुलेट करना है, किसी भी सब्सटेंस का वेट कैलकुलेट करना है और मैंने कैलकुलेट करके देखा तो वेट आता है मेरा 3 किलोग्राम। दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू। और मेजरमेंट मीन्स मेजर्ड वैल्यू, दिस इज द मेजर्ड वैल्यू। बट इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो 10 ग्राम्स है। तो इसका मीनिंग तो सीधा सीधा ये हमारी वैल्यू एक्यूरेट नहीं है। देयर इज नो एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट। अगर मैं मेजरमेंट करता हूँ और मेरा आंसर आता है वो 9.8 किलोग्राम से लेके 9.9 किलोग्राम्स तक आता है और एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है? 10 ग्राम। दिस वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेट वैल्यू। दिस वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेट वैल्यू, यानी इस मेजरमेंट में एक्यूरेसी है, लेकिन इस मेजरमेंट में कोई एक्यूरेसी नहीं है। मीन्स एक्यूरेसी डिफाइंस द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू, कि कितना आपकी मेजरमेंट की वैल्यू एक्चुअल और एवरेज वैल्यू के क्लोज है। यानी आपने 4 बार एक्सपेरिमेंट किया, 4 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद मान लो एक बार वैल्यू आई 1, एक बार आई 2, एक बार 3, एक बार 4, मैं इन सभी का क्या लेता हूँ? एवरेज। अगर ये एवरेज हमारी करेक्ट वैल्यू के क्लोज है, एवरेज किसके क्लोज है? करेक्ट वैल्यू के, तो देन मेजरमेंट इज नोन एज एक्यूरेट मेजरमेंट। और अगर हमारा आंसर या एवरेज वैल्यू ऑफ द आंसर्स इज नॉट क्लोज टू द एक्यूरेट वैल्यू और द करेक्ट वैल्यू, देन देयर इज नो एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट। तो सीधा सीधा मतलब होता है कि हमारी एवरेज वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू के कितना क्लोज होती है, उसे क्या बोला जाता है? एक्यूरेसी। तो फर्स्ट टर्म इज एक्यूरेसी। It means the closeness of measured value to the correct value of measurement। यानी मेजरमेंट की करेक्ट वैल्यू की आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कितना क्लोज होती है, या एवरेज वैल्यू, क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू टू दी करेक्ट वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू टू दी करेक्ट वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू की जगह एक टर्म और यूज होती है, दैट इज एवरेज वैल्यू टू दी मेजरमेंट। ठीक है, किसी भी मेजरमेंट में आपकी कैलकुलेटेड आंसर आपके एक्चुअल आंसर के कितना क्लोज होता है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। जैसे फॉर एग्जांपल करेक्ट वैल्यू, किसी भी मेजरमेंट की लेट करेक्ट वैल्यू ऑफ ए मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट की करेक्ट वैल्यू जो है आपको पता है वो कितना है? 10 किलोग्राम। किसी का वेट मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और वेट मेजर करने के बाद पता चलता है कि एक्यूरेट वेट तो था 10 किलोग्राम, बट मेजर्ड वैल्यू थी वो हमारी आई थी कितना? 7 किलोग्राम। दैट मीन देयर इज नो एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट। दैट मीन्स देयर इज नो एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट। लेकिन अगर मेरी मेजर्ड वैल्यू कितनी आ जाए? लगभग 9.9 किलोग्राम। दैट मीन देयर इज वेरी गुड एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट। दैट मीन्स देयर इज वेरी गुड एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट। मेजरमेंट में बहुत अच्छी एक्यूरेसी पाई जाती है। तो एक्यूरेसी का मीन्स होता है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू या एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के कितना क्लोज है, दैट्स कॉल्ड एक्यूरेसी, है ना। सीधी सी बात है, सही वैल्यू और आपने जो आंसर निकाला वो दोनों कितना क्लोज है एक दूसरे के, वो कहलाती है एक्यूरेसी। तो पर्सिएशन क्या होता है? पर्सिएशन क्या होगा? पर्सिएशन का मीन्स होता है यहाँ पे कि अगर मैंने एक एक्सपेरिमेंट 4 बार रिपीट किया, एक एक्सपेरिमेंट कितनी बार रिपीट किया? 4 बार, और चारों बार जो आंसर आ रहा है वो एक दूसरे के क्लोज आ रहा है, चाहे वो गलत आ रहा है चाहे वो सही आ रहा है, लेकिन आंसर हर बार क्या आ रहा है? सही आ रहा है। दैट इज कॉल्ड पर्सिएशन इन द रिजल्ट। If an experiment is repeated 4 times, then the result of every experiment is same as the last.
क्लियर है? देन देयर इज द प्रिसिएशन इन द मेजरमेंट. इफ प्रिसिएशन इट मीन्स, इसका मीन्स क्या होता है? इट मीन्स रिपीटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट, रिपीटेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट. एक रिजल्ट कितनी बार रिपीट हो रहा है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, लेकिन आंसर बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. दैट इज कॉल्ड precision. If an experiment is performed 4 times, that means answer of every experiment must be close to each other, then there is precision in the measurement. If an experiment is performed various times and result of every experiment is close to each other, then there is precision in the result. तो उस रिजल्ट में क्या होगा? प्रिसिएशन होगा. जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट 4 बार रिपीट किया, यहाँ पे फर्स्ट टाइम, यहाँ पे रिजल्ट सेकंड टाइम या रिजल्ट फोर्थ टाइम, यहाँ पे आंसर आ रहा आपका लेट्स किलोग्राम 10 किलोग्राम, इट्स 10.1 किलोग्राम, इट्स में भी 9.9 और इट्स में भी 10. तो इन वैल्यूज को ध्यान से देखो, 10, 10.1, 9.9, 10 बार बार रिपीट वही हो रहा है. एक्सपेरिमेंट की वैल्यू लगभग वही आ रही है, लगभग सेम आ रही है. दैट्स मीन देयर इज करेक्ट प्रिसिशन. यहाँ पे एक मेजरमेंट में क्या है आपके पास? प्रिसिशन है. मैं दोनों बातों को एक फिगर से दिखाता हूँ. जैसे मान लो ये एक सर्किल है, इस सर्किल के सेंटर पे आपको निशाना लगाना है. दैट मीन आपको ये सेंटर जो दिखाई दे रहा है ये आपकी करेक्ट वैल्यू है, ये आपकी क्या है? करेक्ट वैल्यू. आपने एक्सपेरिमेंट किया, यानी आपने एक एरो फेंका और वो जाके इस पोजीशन पे लगा, यहाँ पे हीट होता है. नेक्स्ट टाइम फेंका, वो जाके यहाँ हीट होता है. नेक्स्ट टाइम फेंका, वो जाके यहाँ हीट होता है. मतलब तीनों बार अलग अलग पोजीशन पे आपका एरो हिट होता है. तीनों बार आपकी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आ रहा है? डिफरेंट. और ना ही वो जाके आपकी करेक्ट वैल्यू के पास आ रहा है. तो दैट्स मीन इन दिस मेजरमेंट देयर इज नो एक्यूरेसी. ना तो यहाँ पे क्या है? एक्यूरेसी है. एंड नो प्रिसिशन, ना यहाँ पे कोई आपको प्रिसिशन दिखाई दे रहा. ना तो इस रिजल्ट में एक्यूरेसी है, ना इस रिजल्ट में प्रिसिशन है. ना तो इस रिजल्ट का आंसर, ना सॉरी ये रिजल्ट करेक्ट वैल्यू के क्लोज है, ना ही इस रिजल्ट के अंदर रिपीटेबिलिटी है. मतलब ना तो ये आंसर रिपीट हो रहा है, एक बार आंसर 50 आ रहा है, एक बार 10 आ रहा है, एक बार आ रहा है 100, हर बार अलग आ रहा है. और एवरेज वैल्यू थी वो जाके आपकी कितनी थी? 60 थी. तो तीनों में से ना तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू के पास पहुंच पाया और ना ही तीनों वैल्यू एक दूसरे के बाद रिपीट हुई है. दैट्स मीन देयर इज नो एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन. दूसरा देखो जी, ये सर्किल है. सर्किल के सेंटर पे आपको क्या करना है? निशाना लगाना. आपने एक बार लगाया, जाके यहाँ पे लगता है. दूसरी बार आपने लगाया, यहाँ पे ही लगता है लगभग. और तीसरी बार लगाया तो भी कहाँ लगता है? यहाँ पे लगता है. तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आंसर करेक्ट तो नहीं आया, आंसर करेक्ट तो नहीं आया, लेकिन आंसर बार बार वही रिपीट हो रहा है. एग्जैक्ट वैल्यू थी मेरी 60 और हर बार आंसर कितना आ रहा है? 50. तो दैट्स मीन आंसर रिपीट तो हो रहा है 50 50 50, लेकिन करेक्ट नहीं आ रहा. करेक्ट नहीं आ रहा तो देयर इज नो एक्यूरेसी, बट आंसर इज प्रिसाइज्ड. आंसर हैव प्रिसिशन. आंसर हैव प्रिसिशन. इस आंसर में प्रिसिशन है, वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, वैल्यूज प्रिसाइज्ड दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक्यूरेट नहीं है. एक्यूरेट तो तब होती है जब निशाना यहाँ लगता जाके. यानी मैं तीसरा एक बनाता हूँ जिसमें देखो ये सेंटर है, एक बार एरो लगाया यहाँ जाके लगता है, दूसरी बार एरो लगाया यहाँ जाके लगता है, तीसरी बार रिपीट किया, आंसर वही आ रहा है, करेक्ट आंसर के एग्जैक्ट पास आ रहा है. तीनों बार सेम आंसर आ रहा है, प्रिसिशन है. तीनों बार आंसर करेक्ट वैल्यू के पास आ रहा है. दैट्स मीन यहाँ पे एक्यूरेसी भी है और यहाँ पे क्या है? प्रिसिशन भी है. यानी यहाँ पे रिजल्ट रिपीट भी हो रहा है, रिजल्ट सही भी है. ये 3 डायग्राम्स आपको इन दोनों चीज़ों को क्लियर कर देंगे, किसे एक्यूरेसी कहते हैं, किसे प्रिसिशन कहते हैं. प्रिसिशन का मतलब है बार बार आंसर रिपीट होना, सेम आंसर. क्लियर है? करेक्ट वैल्यू का मीन्स होता है आप ना सॉरी
एक्यूरेसी का मीन्स होता है आपका एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यू कैलकुलेट करी है दैट मस्ट बी क्लोजर टू द एग्जैक्ट वैल्यू और द करेक्ट वैल्यू। क्लियर है? तो पहले में ना एक्यूरेसी है और ना ये तीनों रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहा है तीनों का। यहाँ आंसर सेम तो आ रहा है लेकिन करेक्ट वैल्यू के पास नहीं है। यहाँ आंसर सेम भी आ रहा है तीनों बार और करेक्ट वैल्यू के पास भी आ रहा है। तो दैट्स मीन यहाँ एक्यूरेसी भी है, प्रिसिशन भी है, या एक्यूरेसी है बट प्रिसिशन नहीं है, बट आंसर है प्रिसिशन। नो एक्यूरेसी नो प्रिसिशन। क्लियर है जी? ओके, तो ये एक्यूरेसी और प्रिसिशन का टॉपिक था। अब मैं अगला जो टॉपिक पढ़ना है हमें दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक वेट एक छोटा सा टॉपिक है जिसपे एक दो बार न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, है ना। तो टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक वेट। अब आपको पता है 10th क्लास में हमने पढ़ा था एक टर्म आती है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मीन्स होता है ऐसे एटम्स, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास क्या होता है उनका डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन 6C12, कार्बन 6C13, कार्बन 6C14, तीनों एलिमेंट्स में यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है लेकिन तीनों बार उसका मास अलग है। एक बार 12 ग्राम है, एक बार 13 ग्राम पर मोल है, एक बार 14 ग्राम पर मोल है, यानी तीनों बार एटॉमिक मास क्या है डिफरेंट है, लेकिन एटम यहाँ पे कौन सा है कार्बन। तो दे आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, एटॉमिक नंबर दोनों क्लोरीन का 17 है लेकिन एक का एटॉमिक वेट 35 है और एक का एटॉमिक वेट 37 है। और एग्जांपल बताता हूँ, हाइड्रोजन 1H1, हाइड्रोजन 1H2, हाइड्रोजन 1H3, तीनों एलिमेंट हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 2 है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 3। तो दीज एलिमेंट्स आर नोन एज आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। दे आर नोन एज आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। अभी कहता है कि यूनिवर्स में अगर मैंने मान लो एक कंपाउंड लिया कार्बन का, जो बहुत फेमस कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, कितने ग्राम लिया 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 भी हो सकता है, कार्बन 13 भी हो सकता है, कार्बन 14 भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं और हमेशा मिलेंगे। उसका मतलब होता है दुनिया में अगर मैं कार्बन ढूंढने चलूं तो तीनों का अपना अपना रेशियो होता है। एक मिलता है 98%, एक मिलता है 1% और एक मिलता है लेस देन 1%। दैट इज नेचुरल अबेंडेंस। क्लियर है? अब मुझे इनका एटॉमिक वेट कैसे कैलकुलेट करना है एवरेज। लेट an element exist in 3 isotopes। एक एलिमेंट 3 आइसोटोप्स में पाया जाता है, आइसोटोप ए, आइसोटोप बी ए डैश या बी मान लो, और आइसोटोप कौन सा है सी। एक एलिमेंट 3 आइसोटोप्स में मिलता है, उन आइसोटोप्स की नेचुरल परसेंटेज अबेंडेंस कितनी है, कौन दुनिया में कितना मिलता है। ये मिलता है X%, ये मिलता है Y% और ये कितना मिलता है Z%। एलिमेंट एक एलिमेंट है वो 3 आइसोटोप्स में पाया जाता है, जिसमें पहले आइसोटोप का वेट है A, दूसरे आइसोटोप का वेट है B और तीसरे आइसोटोप का वेट है C। क्लियर है? देन एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट विल बी इक्वल्स टू ए का वेट गुणा में परसेंटेज ऑफ ए, एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए, बी आइसोटोप का वेट मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज ऑफ बी, वाई मल्टीप्लाइड बाई बी, सी आइसोटोप का वेट मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज ऑफ सी।
डिवाइडेड बाई x% y% प्लस z% और परसेंट है तो मल्टीप्लाइड कितने से होगा 100 से। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज एटॉमिक वेट। दो न्यूमेरिकल्स उसने दे रखे हैं इसके ऊपर एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, जिसमें से मैं एक सोल्व भी करवाऊंगा। क्लियर है। एटॉमिक वेट निकालने का तरीका है, पहले आइसोटोप का वेट गुणा में पहले की परसेंटेज, दूसरे का वेट गुणा में दूसरे की परसेंटेज, तीसरे का वेट गुणा में तीसरे की परसेंटेज, डिवाइड बाई टोटल amount x% y% plus z% multiplied by 100. This will be the formula. जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, क्लोरीन एग्जिस्ट इन टू आइसोटोप्स, क्लोरीन एग्जिस्ट इन टू आइसोटोप्स, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 एटॉमिक वेट कितना हुआ 35, क्लोरीन 37 एटॉमिक वेट कितना हुआ 37, परसेंटेज अबेंडेंस, नेचुरल अबेंडेंस, नेचुरल अबेंडेंस इसकी बता रखी है 66%, इसकी बता रखी है 33.33%, ये 33.33% है। पहला मिलता है 35 मिलता है 66% इस यूनिवर्स में, और 37 मिलता है ओनली 33%। तो एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन बराबर होगा पहले का वेट 35 गुणा में पहले की परसेंटेज 66 प्लस दूसरे का वेट 37 गुणा में दूसरे की परसेंटेज 33.33 डिवाइड बाई दोनों की परसेंटेज का सम और गुणा में कितना 100। ये लगभग 100 के आसपास ही आएगा और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आएगा 35.5 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको मैं लिख सकता हूँ ग्राम पर मोल। दिस इज द कैलकुलेशन वेट। आपको दोनों आइसोटोप्स का वेट बताया गया और दोनों आइसोटोप्स का क्या बताया गया परसेंटेज, और फिर आपसे कैलकुलेट करवाया गया एवरेज एटॉमिक वेट। क्लियर है जी। तो ये दो टॉपिक थे, एक्यूरेसी प्रिसिशन, एंड सेकंड टॉपिक जो था आपका वो था एवरेज एटॉमिक वेट कैलकुलेशन। एक न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया है, एक आपको खुद करना है एनसीईआरटी में जो पीडीएफ में आपको मिलेगा। क्लियर है। तो ये आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।